हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजिंग द ओरिजिनल पीडीएफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गवर्नमेंट पब्लिशेस ऑन इट्स वेबसाइट. यू कैन गो ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ. तो हमारी इस सीरीज़ का खासियत ये है कि हम लोग ओरिजिनल बुक से देख रहे होंगे. कभी कभी लक्ष्मीकांत से रेफरेंस लेंगे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं लूँगा बिकॉज लक्ष्मीकांत पे ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल हैं एंड आप बुक भी अवेलेबल करवा सकते हैं. उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हम लोग कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बनाएंगे. जैसे पिछले लेक्चर्स में जो हमने देखा था उसके क्वेश्चंस आज के लेक्चर में देखेंगे. आज का लेक्चर में जो पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस अगले लेक्चर में आ जाएगा. सो दैट हम लोग ये देखते रहें कि पिछले लेक्चर्स का कितना हमें अभी याद है. तो कुछ MCQ होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कभी कभी इंट्रोड्यूस करूँगा, कुछ नए वन लाइनर या फिर मैथ्स द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करता रहूँगा जैसा सिलेबस का डिमांड होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रीएम्बल वाला पार्ट एंड आर्टिकल 1 to 4. तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रीएम्बल से फर्स्ट कि हम लोग क्या रिजॉल्व करते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक वगैरह वगैरह. उसके बाद आता है रिजॉल्व टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सही है. सेकंड, लिबर्टी ऑफ थॉट, क्वेश्चन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की जगह पे कुछ और वर्ड है. आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं याद है तो देख करके लिखिए. थर्ड, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. यस, फर्स्ट एंड थर्ड सही है. सेकंड में क्वेश्चन की जगह पे कुछ अलग वर्ड है, वो आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर एडेड इन प्रीएम्बल विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977. तो जैसा आपको मालूम होगा कि 1976 में अमेंडमेंट एक्ट आई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. उसके बेसिस पे कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. इनमें से कौन कौन से वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो इसका आंसर है डी, सॉवरेन एंड यूनिटी ऑफ नेशन. इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स थे. कंप्लीट एडिशन जो था वो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके बाद लास्ट के पैराग्राफ में एक वर्ड है यूनिटी ऑफ नेशंस, सॉरी नॉट नेशंस, यूनिटी ऑफ नेशन. सो थर्ड क्वेश्चन, बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और स्टेट्स कैन बी चेंज्ड. तो किसी भी स्टेट का या 2-3 स्टेट का मिलाकर बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है. इसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे. यू रीड इट पेशेंटली एंड आंसर इट. आंसर का हिंट आपको इसी पेज में नीचे मिल जाएगा ग्रे कलर में. डोंट फोकस ऑन दैट, इसीलिए मैंने ग्रे रखा है ताकि वो इजीली विजिबल ना रहे. हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप. पार्ट 2 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक कवर करता है. उसके बाद फिर आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स शुरू हो रहा है एंड पार्ट 2 कवर्स आर्टिकल्स फॉर सिटीजनशिप. सो SSC या फिर बिलो लेवल के एग्जाम्स में कभी कभी इस तरह से पूछ दिया जाता है कि पार्ट 2 कंटेंस आर्टिकल्स फ्रॉम विच टू विच वन. सो एक ऑप्शन होगा आर्टिकल 5 to 11, दैट इज़ फॉर पार्ट 2. सो लेट अस कम विद आवर पॉइंट. सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हो रहा था उस समय सिटीजनशिप कैसे मिल सकता था? तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिला है जो कि ए, हु वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में जन्म लिए थे. बी, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इट मीन्स जिनके कोई भी पेरेंट, या तो माँ या तो पिता, इंडिया के टेरिटरी में जन्म लिए थे. क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, कोई पर्सन अगर फॉरेन ट्रेवल में है और उधर ही बच्चा जन्म हुआ तो फिर उसको इंडियन बोलेंगे या नहीं? तो यस, इफ़ देयर पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया. सी पार्ट, हु हैज़ बिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट. जो इस कमेंसमेंट के 5 साल के पहले से भारत के टेरिटरी में रह रहा है उसे भी इंडियन मानेंगे. सिक्स्थ बोल रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. तो जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं क्या उन्हें इंडियन मानेंगे? तो उसके लिए भी कुछ शर्तें थी कि आर्टिकल 5 में जो भी दिया गया है उसको अलग रखते हुए हम लोग देखेंगे कि पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी
नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 के अलावा हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग वैसे प्रांतों से आए थे जो कि आज के पाकिस्तान में हैं, उन लोगों को भी इंडियन माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ ए ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अर्थात वैसा लोग जो खुद या उसके कोई भी पेरेंट या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट, मतलब टोटल कितने लोगों को देखना है, एक तो बंदा खुद है, 2 उसके मम्मी पापा हो गए, 4 उसके ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी एंड दादा दादी, तो 2 2 4 2 6 1 7, इन 7 में से कोई भी इंडिया में जन्म लिया हो। बी का फर्स्ट पार्ट बोल रहा, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948 ही हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। तो ऐसे केस में अगर पर्सन 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत में माइग्रेट कर चुका है तब तो उसे इंडियन सिटीजन बोलेंगे। बट 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया आया है तो फिर एक ऑफिसर के द्वारा उसके एप्लीकेशन को माना गया हो, आगे लंबा थोड़ा कहानी है बट इन ब्रीफ यही है कि इंडिया ने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, उस ऑफिसर के द्वारा उसके एप्लीकेशन को माना गया हो तो फिर उसे इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि इस एप्लीकेशन के 6 महीने पहले से लगातार वो इंडिया में रह रहा हो। सेवेंथ पॉइंट राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से आने वालों की बात हो गई आर्टिकल 6 में, और पाकिस्तान जाने वालों की बात कर रहे हैं आर्टिकल 7 में। तो पार्ट 6 और पार्ट 5 में जो कुछ भी दिया गया है उसके इतर, अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान की तरफ चले गए या वैसे प्रांत में चले गए जो कि आज के पाकिस्तान में है, वैसे लोगों को इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। अगर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट। यानी कि इसके पीछे भी एक शर्त है कि अगर वो पर्सन रीसेटलमेंट के दौरान इंडिया वापस नहीं आया हो, यानी कि अगेन 19 जुलाई 1948, तब हम उसको पाकिस्तानी ही मान लेंगे क्योंकि वो यहाँ से गया और रीसेटलमेंट के दौरान नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो आर्टिकल 5 में जो भी दिया गया उसके इतर अगर कोई पर्सन या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिए थे और वो ऑर्डिनरीली एनी कंट्री में रह रहे थे आउटसाइड इंडिया, सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो ऐसे व्यक्ति, एक बार मैं फिर से शुरू से बोल दे रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के बाहर रह रहे हों बट इंडिया में जन्म लिए हों, ऐसे लोग इंडियन सिटीजन माने जा सकते हैं अगर वो डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर्ड हों, और ये उस समय रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे आप पढ़ेंगे वेयर ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग ऑन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयरफॉर टू सच डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव विदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो जहाँ भी रह रहे हों वहाँ के कंसुलर में उनको रिप्रेजेंट करना था अपनी, या फिर रजिस्टर करना था, बेटर वर्ड है, कि भाई हम भी इंडियन हैं, तो उसे इंडियन मान लिया जाएगा। 9th पॉइंट पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो कौन कौन लोग सिटीजन नहीं हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो दूसरे स्टेट का या दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप खुद से एक्वायर कर रहे हैं जा करके, उन्हें नहीं माना जाएगा। इसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ 6 और आर्टिकल 8 इफ़ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। एक छोटा सा सवाल है जस्ट टू चेक योर कंसंट्रेशन, इसमें आर्टिकल 7 क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? 10th इज कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप।
एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। तो वैसा कोई भी व्यक्ति जो कि इस पार्ट के अंतर्गत अगर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के अधिकार में है तो वैसे लोग आगे भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाते रहेंगे पार्लियामेंट से जो भी लॉ बन रहे हैं। इट मीन्स आप इसको सेंटेंस को दूसरे तरीके से ब्रेक करके देखिए, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल, जो इसमें कोई भी प्रावधान है जिसके अंतर्गत वो सिटीजन ऑफ इंडिया या डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन है, कॉमा के बाद मैं स्किप कर रहा हूँ, कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, तो वो आगे भी सिटीजन ही कहलाएंगे। तो ये कॉमा के बीच में जो है वो एक सब्जेक्ट टू कंडीशन दिया गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। सो अगर कुछ पार्लियामेंट अलग रूल बना दे रहा है वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप पर खतरा हो सकता है, जो कि CAA वगैरह में देखा जा रहा था। तो दिस इज़ नॉट वेरी मच वे, इसको इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में और भी आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइन पकड़ करके कोई किसी का सिटीजनशिप छीन सकता है। ये सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट, दिस इज वेरी मच पेक्यूलियर। अगर कोई पूछ दे कि क्या ऐसा किया जा सकता है तो हाँ किया जा सकता है बाय आर्टिकल 10। 11th इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप के राइट्स को रेगुलेट कर सकती है। कैसे? नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। सो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति का सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, या किसी भी रीजन के व्यक्ति का, मतलब जैसे कि बांग्लादेश के साथ स्वैपिंग हुई थी अभी कुछ सालों पहले, आई थिंक 2015 अराउंड। तो ऑब्वियसली वो स्वैपिंग हुई थी तो कुछ बांग्लादेशी लोग इंडिया के अंदर आ जाएंगे, कुछ इंडियन लोग बांग्लादेश के अंदर चले जाएंगे, या फिर कुछ बैरन लैंड थे। तो लैंड मैटर्स विल बी डेल्ट इन पार्ट 1, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को डिफाइन करता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के सिटीजनशिप के साथ क्या होगा वो पार्ट 2 में डिफाइन हो रहा है। स्पेसिफिकली जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हो रहा है वो आर्टिकल 11 के अंदर हो रहा है। सो दिस इज सिंपल थिंग। इसके बाद काफ़ी कुछ डिटेल में आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के किसको बोलते हैं, NRI किसको बोलते हैं, उनके राइट्स क्या हैं, कौन आगे चल करके फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स NRIs को अवेलेबल हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट OCI को हैं। टूरिस्ट वगैरह को भी हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टूरिस्ट आया वो इंडियन नहीं है तो फिर हम लोग बोल दें कि पार्ट 3 कम्प्लीटली अप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ राइट्स उन्हें भी मिलता है, इवन पासपोर्ट होल्डर को तो कभी कभी इंडियन सिटीजन से भी ज़्यादा राइट्स मिल जाते हैं, बिकॉज दो देशों के बीच का रिलेशन इसमें इन्वॉल्व होता है और कोई भी कंट्री अपना रिलेशन दूसरे देशों से ख़राब नहीं करना चाहता विलिंगली। सो बीइंग अ पासपोर्ट होल्डर भी लोगों के पास काफ़ी राइट्स होते हैं। तो लक्ष्मीकांत में आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स UPSC भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेगी। सो पार्ट 2 एक बार देखिएगा आप अपनी तरफ से भी, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।